हेलो फ्रेंड्स, आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। पहला पॉइंट हमारा है, बैंक ऑफ बड़ौदा साइंस एमओयू विथ असम राइफल टू प्रोवाइड सेंट्रल फोर्स सैलरी पैकेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, असम राइफल जो है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू प्रोवाइड देने के लिए सेंट्रल फोर्स सैलरी पैकेज। सेंट्रल फोर्स सैलरी पैकेज को देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल के साथ समझौता किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ असम राइफल टू प्रोवाइड सेंट्रल फोर्सेज सैलरी पैकेज। ये इस नाम दिया जाएगा, उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। अंडर द एग्रीमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा विल ऑफर द बड़ौदा सेंट्रल बैंक सैलरी पैकेज टू ऑल पर्सोनेल ऑफ असम राइफल बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड। जो अभी सर्व कर रहे हैं, जो अभी सर्विस में हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन दोनों को इस सैलरी पैकेज का एक बेनिफिट्स मिलेगा। फर्दर द बैंक विल ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इसके साथ साथ और एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, उसका लाभ दिया जाएगा, एंड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी उनको दिया जाएगा। जैसे कि पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक मर्ज हुए हैं, विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ था। और असम राइफल इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स में भी आती है। तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल के साथ सेंट्रल फोर्स सैलरी पैकेज नाम का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें जो अभी सर्व कर रहे हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, दोनों लोगों को इस सेवा का लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्वायर्स स्टेक इन आईडीआरसीएल। आईडीआरसीएल हमारा क्या है? ये हमारा इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये हमारा बना है आईडीआरसीएल और एनएआरसीएल बना है, दोनों को मिलाकर के एक बैड बैंक बना है हमारे एक इस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, ताकि जितने सारे बैंकों का भी एनपीए है उसको एक तरह से उसको वापस लाया जा सके या मैक्सिमम अमाउंट में उसको रिकवर किया जा सके। तो एक बैड बैंक बनाया गया है इंडिया में। तो इसमें क्या किया गया है कि एसबीआई, इसमें 6 बैंक इसमें क्या क्या है, इसके स्टेक को खरीदा है, एक्वायर किया हुआ है। एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी टोटल 6 बैंक हो गए जो कि आईआरडीसीएल में अपना स्टेक को एक्वायर किए हुए हैं। ये सारे दे रखे हैं, इस सारे बैंक के नाम। हैव अनाउंस देयर सब्सक्रिप्शन टू शेयर इंडियाज डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसको आईडीआरसीएल बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक एफआई मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल होल्ड अ मैक्सिमम 49% इन स्टेक ऑफ आईआरडीसीएल। इसमें क्या होगा, आईडीआरसीएल में क्या होगा, 49% जो स्टेक होगा वो हमारा पब्लिक सेक्टर का पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, पीएसबी इसमें एक्वायर करेगा, और जो 51% है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर को जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों को मिलाकर के मैक्सिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 49% होना चाहिए, जबकि रिमेनिंग स्टेक है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जाएगा। डेट मीन्स 49 इधर हो गया, तो 51 किसको जाएगा, प्राइवेट सेक्टर वाले इसमें स्टेक को एक्वायर करेंगे। अगर एनएआरसीएल की बात करें, एनएआरसीएल की बात करें, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे 49% किसको जाएगा, इसमें प्राइवेट वाले को जाएगा, प्राइवेट एंटिटी को जाएगा, और 51% है वो जाएगा हमारा पब्लिक सेक्टर पीएसबी को जाएगा इसमें। तो ये दोनों मिलाकर के एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल दोनों को मिलाकर के एक बैड बैंक का एक कंस्ट्रक्शन किया गया है, ताकि जो जितने सारे एनपीए हैं बैंक्स में उसको एक तरह से रिकवर किया जा सके। ऑलराइट, इसका कुछ डेटा है हमारे पास, कितना जो 6 बैंक्स अभी हम लोग पढ़े, इसमें कितना 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 शेयर है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेक एक्वायर्ड बाय दीज बैंक्स इज गिवन इन टेबल बिलो। द बैंक्स विल फर्दर रिड्यूस देयर स्टेक इन आईआरडीसीएल विच इज ऑल्सो गिवन इन द टेबल बिलो। ये अभी इतना परसेंटेज एक्वायर किए हैं, लेकिन इन अपकमिंग फ्यूचर ये क्या हो जाएगा, मार्च 31 तक इनका घटा करके इतना करना है। ये टोटल मिला करके यहाँ पे कितना आना चाहिए, 49 यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक का 5% और यूनियन बैंक 10%, कैनरा बैंक 5%,
और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4%, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.9%। सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है हमारा किसका, यूबीआई का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अगर इसको हम लोग सम अप करेंगे तो 49% आना ही आना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। IDRCL में पीएसबी का मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 49% होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आज ही के दिन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिव्यूज नेवल फ्लीट एट विशाखापट्टनम। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने क्या किया, रिव्यू किए हैं जो इंडियन नेवल फ्लीट है, पूरा एक तरह से समूह बोल सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास इंडिया में जितनी सारी एक तरह से शिप्स हैं, उसको क्या किया गया, एक तरह से उसका प्रदर्शन किया गया। तो यही यहाँ पे इसमें कितना भाग लिया था, 60 शिप का यहाँ पे कंप्राइजिंग हुआ था, एंड सबमरीन एंड 50 एयरक्राफ्ट, इसमें 55 एयरक्राफ्ट शामिल थे और 60 शिप्स और सबमरीन इसमें शामिल था। एक बेड़ा बोल सकते हैं, नाव का बेड़ा, फ्लीट का पूरा एक तरह से प्रदर्शनी हुआ जिसमें रामनाथ कोविंद इसका पूरा जायजा लिए। द 12th एडिशन, ये क्या था, 12वां एडिशन था किसका, प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू, इसको शॉर्ट में PFRP बोलते हैं, इज बिंग कंडक्टेड एट विशाखापट्टनम में हुआ है ये, एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के यहाँ पे किया गया है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी भी थे, ऑल्सो प्रेजेंट एट द इवेंट। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट विशाखापट्टनम हैज़ बीन होस्टिंग PFR, दैट मीन्स प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, द फर्स्ट बिंग इन ईयर 2006। 2006 में पहली बार विशाखापट्टनम में ये जो हुआ था, फ्लीट का रिव्यू हुआ था। और जब वो उस समय कब थे, APJ अब्दुल कलाम जी हमारे थे उस समय, 2006 में विशाखापट्टनम में ही ये जो नेवल फ्लीट का रिव्यू हुआ था। और ये सेकेंड टाइम है जो कि विशाखापट्टनम में हो रहा है 2022 में, जो कि हमारा भी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसका रिव्यू लिया। नेक्स्ट है हमारा एयरटेल्स ज्वाइंस अंडर सी केबल कंसोर्टियम टू स्केल अप हाई स्पीड नेटवर्क। एयरटेल है, जो भारतीय एयरटेल है, उसने क्या किया है, अंडर सी केबल कंसोर्टियम के साथ ज्वाइन किया है ताकि वो हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड करा सके। अंडर सी आज यू नो कि जो भी हमारा हम लोग नेट का यूज करते हैं वो अंडर सी, समुद्र के अंदर उसके केबल्स बिछे होते हैं, तो उसके जरिए नेट्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो कुछ वैसा ही सीन है यहाँ पे। भारतीय एयरटेल ने हैज़ ज्वाइन द CMEWE6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम है टू स्केल अप इट्स हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क कैपेसिटी टू सर्व इंडियाज फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। CMEWE6 के साथ ये क्या ज्वाइन किया हुआ है कंसोर्टियम, ताकि क्या हो सके, इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी को और ग्रो किया जा सके, बहुत तेज़ी से इसको ग्रो किया जा सके। ये भारतीय एयरटेल है। 19,200 दैट मीन्स 19,200 RKM। RKM क्या होता है, रूट किलोमीटर होता है। CMEWE6 विल कनेक्ट सिंगापुर एंड फ्रांस, ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, सिंगापुर और फ्रांस को। एंड विल बी अमॉन्गस्ट द लार्जेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम ग्लोबली, और पूरे ग्लोब की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम होगा। सिंगापुर से फ्रांस को कनेक्ट कर रहा है। 19,200 RKM का ये इसका लेंथ होगा। थ्रू CMEWE6 एयरटेल विल ऐड 100 TPS टेराबाइट पर सेकेंड, इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी इट्स ग्लोबल नेटवर्क, मतलब इतना का स्पीड पूरा ग्लोबल नेटवर्क में ये कैपेबल हो जाएगा। एयरटेल विल लैंड द CMEWE6 केबल सिस्टम इन इंडिया। अब यहाँ पे इसका जो एक पार्ट यहाँ पे कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, मुंबई और चेन्नई में, यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा इंडिया की बात करें तो। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया टू सेटअप फर्स्ट IIT अब्रॉड इन UAE एज पार्ट ऑफ लेटेस्ट ट्रेड डील। अभी हाल ही में हमारा UAE और इंडिया के बीच में ट्रेड डील पे साइन हुआ है। तो इसमें एक और बात सामने आ रही है कि यहाँ पे पहली दफ़ा ऐसा होगा कि IIT जो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसको अब्रॉड में सेटअप किया जा रहा है, और वो भी कहाँ, UAE में, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा हमारे लिए। The government of India will be setting up an Indian Institute of Technology in United Arab Emirates as a part of India UAE trade deal। जैसे कि इंडिया UAE के बीच ट्रेड डील हुआ है, उसके तहत IIT को ओपन किया जाएगा कहाँ पे, अब्रॉड, डेट मीन्स UAE में ओपन किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एन IIT वुड बी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड ऑफ द, ये पहली बार हो रहा है कि कोई IIT इंडिया से बाहर एस्टेब्लिश उसका किया जाएगा। इंडिया करेंटली, अभी इंडिया में टोटल कितने IIT हैं, 23 IIT हैं, विच आर कंसिडर्ड टू बी द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑफर ए रेंज ऑफ डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम बीटेक टू डॉक्टरेट प्रोग्राम। काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है, बीटेक से लेके डॉक्टरेट प्रोग्राम्स तक कराया जाता है।
अभी हाल ही में जो कब से मतलब बहुत टॉप आईआईटीज़ की बात करें तो आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी मद्रास से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा कि पहली बार आईआईटी का विदेश में, अब्रॉड में यहाँ पे इसका एस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि यूएई में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड विंस मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड है, इसको क्या मिला है? मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड, इसको मिला हुआ है, मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है। CIL, दैट मीन्स कोल इंडिया लिमिटेड, रिसीव्ड दिस ऑनर at the Energy Meet and Excellence Award functions organized by the Industry Chamber, एस्कॉम बोला जाता है, इन कोलकाता। कोलकाता में एक एनर्जी मीट एंड एक्सलेंस अवार्ड का इनाग्रेशन हुआ था, उसी में कोल इंडिया लिमिटेड को इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर ऑफ द कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है। एस्कॉम क्या होता है? एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल माइंस एंड रेलवेज श्री राव साहेब पाटिल ऑल्सो कम्प्लीमेंटेड CIL फॉर बैगिंग द कोवेटेड अवार्ड। तो ये जो राव साहब पाटिल जी, इन्होंने क्या किया है, इसको भी कम्प्लीमेंटेड किए हैं कोल इंडिया लिमिटेड को। ये एक महारत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो ये याद रखना है, कोल इंडिया लिमिटेड क्या मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट है बंगाल मिनिस्टर सदान पांडे पास है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एक बहुत तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे एंड सीनियर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर सदान, इनकी हाल ही में देहांत हो गया है। ये पांडे रिप्रेजेंटेड कोलकाता बरटोला असेंबली कंस्टिट्यूंसी 5 टाइम्स सिंस 1987। एक कोलकाता में बरटोला असेंबली है, उस असेंबली कंस्टिट्यूंसी है जो वहाँ से 5 बार ये रह चुके हैं। व्हेन ही वाज इन द कांग्रेस एंड ताला कंस्टिट्यूंसी 3 टाइम्स, जब ये कांग्रेस में थे तो इस जगह से यहाँ 3 बार कंस्टिट्यूंसी संभाल चुके हैं। ये ज्वाइन कब किए थे? 1998 में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन दिल्ली खजुराहो अंडर उड़ान RCS स्कीम। पहली बार ऐसा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से खजुराहो, जो कि हमारा एक तरह से हेरिटेज सिटी है, वहाँ के लिए डायरेक्ट एक फ़्लाइट का एक खोला गया है उड़ान स्कीम के तहत। इन अ बायो बूस्ट टू रीजनल एयर कनेक्टिविटी द फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड हेरिटेज सिटी खजुराहो वाज फ्लैग्ड ऑफ। और इसको किसके फ्लाइट के द्वारा लिया गया है? स्पाइस जेट ने इसको एक तरह से जीता है, इस फ्लाइट को, इस दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी होगी उसको स्पाइस जेट के द्वारा पूरा किया जाएगा। विद इन दिस 405 रूट्स विल बी ऑपरेशनलाइज अंडर उड़ान RCS। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इसी के जरिए इसको कनेक्ट किया गया है। दिल्ली खजुराहो दिल्ली रूट वाज अवार्डेड टू स्पाइस जेट एयरलाइन अंडर उड़ान 3.0। ये जो रूट है किसको अवार्ड किया गया, किसको सौंपा गया है? स्पाइस जेट को सौंपा गया है। ये विथ खजुराहो इट विल बी द 15th उड़ान डेस्टिनेशन, 15वां उड़ान के तहत जो उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत ये 15वां एक प्लेस होगा जो कि खजुराहो को कनेक्ट करेगा दिल्ली से डायरेक्ट खजुराहो को। ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या ज्योति आदित्य सिंधिया जी हैं, इन्हीं ने इसको एक तरह से मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हमारा पद्मश्री अवार्डी शकुंतला चौधरी पासे जब पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी शकुंतला चौधरी जी का निधन हो गया है। गांधीयन लीडर इनको बोला जाता है, गांधी जी के संपर्क में या फिर उनके जो आसपास के उनसे विचारों से काफ़ी प्रभावित रही हैं ये, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी के साथ, कस्तूरबा आश्रम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड की है। पद्मश्री अवार्डी शकुंतला चौधरी 102 साल की उम्र में गुवाहाटी में इनका देहांत हो गया है। सी वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वेलफेयर और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करी हुई हैं। शकुंतला चौधरी स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ लाइफ एट द कस्तूरबा आश्रम सिंस 1947। 1947 से कस्तूरबा आश्रम में अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया है, इसलिए यहाँ पे गांधीयन लीडर यहाँ पे भी बोला जा रहा है। सी वाज ए रेसिपिएंट ऑफ वयोश्रेष्ठ सम्मान। वयोश्रेष्ठ सम्मान क्या होता है? सीनियर सिटीजन्स के लिए दिया जाता है, जो नेशनल अवार्ड है, जो कि इनको मिला हुआ था 2021 में फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। आज ही के दिन हम मनाते हैं क्या? इंटरनेशनल मदर टंग डे, मदर लैंग्वेज डे सॉरी। यहाँ पे जो हमारी जो मातृभाषा है उसको प्रमोट करने के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है।
The International Mother Language Day is observed annually on 21st of February to raise awareness regarding linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. यहाँ पे जो एक अवेयरनेस हमारे जो लिंग्विस्टिक हैं और जो हमारी मातृभाषा हैं, जो हम लोग मदर लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए और जो भी हमारे अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पहली बार कब अनाउंस किया? यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 1999 को एंड फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2012 में इसको किया गया था। इस बार की थीम क्या रही है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। इस बार की इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा ओम बिरला लीड्स पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस टू यूएई फ्रॉम फरवरी 21 टू 2022। आज से ही यहाँ पे जो हमारे जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, वो क्या यूएई के दौरे पे जा रहे हैं, पूरा टीम के साथ, पूरा डेलीगेशन के साथ, पूरा एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जा रहे हैं और वो क्या करेंगे? यूएई के पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, वहाँ के जो मिनिस्टर्स लोग के साथ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज लीडिंग ए पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस टू यूएई फ्रॉम टुडे टू 25 फरवरी। आज से ही वो लोग रवाना हो चुके हैं, पूरा एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, डेलीगेशंस के साथ। ओम बिरला लीड करेंगे उसको, यूएई में वो लोग जाएंगे, वहाँ की पार्लियामेंट में वो लोग अपना विजिट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एवर विजिट अंडर द बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस फ्रॉम इधर साइड। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब से बायलैटरल एक्सचेंज हुआ है, तो उसके बाद का ये पहला एक तरह से बायलैटरल विजिट हुआ रहा है। लोकसभा स्पीकर विल हैव द रेयर ऑनर ऑफ एड्रेसिंग द फेडरल नेशनल यूएई ऑन द 22 ऑफ दिस मंथ। ये काफ़ी मतलब इनको काफ़ी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 22वां इस मंथ के 22 को, डेट मीन्स कल, वो क्या करेंगे? फेडरल नेशनल कांग्रेस जो कि यूएई में आता है उसको एड्रेस करेंगे, उसको संबोधित करेंगे। बाद में जो डेलीगेशन है वो लोग, इस जो प्रतिनिधि मंडल इसमें जितने सारे हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ पे? उसके हिस्टोरिकल कल्चरल जो कि यहाँ की संस्कृति वगैरह को भी देखेंगे, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अबू धाबी एंड दुबई में सारी चीज़ों को ये लोग अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे 20 फरवरी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना स्टेटहुड डे एक तरह से बोल सकते हैं, जिस दिन वो फाउंडेशन फाउंड हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 20 फरवरी को, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन फरवरी 20 सिंस 1987 से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश क्या है? हमारे एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसको उगते सूरज का भी राज्य बोला जाता है। द स्टेट एट द एज ऑफ हिमालयज इज प्राउड टू कॉल्ड लैंड ऑफ डाउन एंड इट्स माउंटेन। अरुणाचल प्रदेश बिकम्स 24th स्टेट। ये अरुणाचल प्रदेश जो था हमारे देश का 24वां राज्य बना था। मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम वॉज डिक्लेयर्ड एज सेपरेट यूटी यूनियन टेरिटरी इन 1972 अंडर नॉर्थ ईस्ट एरिया इस एक्ट के तहत, बट बाद में इसको क्या बना दिया गया था? 23वां राज्य बना दिया गया था इंडिया का, जो कि 53rd अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986 के तहत। तो ये दोनों स्टेट मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को हर साल अपना क्या बनाते हैं? स्टेटहुड डे मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक पूरी तरह से हिस्ट्री क्रिएट हो गया, मतलब गेम स्पोर्ट्स क्रिकेट के फील्ड में। बिहार का एक प्लेयर है, क्या नाम है? शकीबुल गनी बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू हिट ट्रिपल टन, मतलब 13 सेंचुरी मार चुका है ऑन द फर्स्ट क्लास डेब्यूट मैच में ही। बिहार के शकीबुल गनी जो है बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी ऑन द फर्स्ट क्लास डेब्यूट। 341 रन 405 बॉल में इन्होंने मारा है अपने पहले ही डेब्यूट मैच में। रणजी ट्रॉफी का मैच था जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ था। 13 शतक जिसको बोल सकते हैं। हिटिंग 56 4 एंड 2 सिक्सेस, 56 चौका और 2 छक्के मारे हैं इन्होंने, तब जाकर के स्कोर क्रिएट किए हुए हैं। ये कहाँ एक रणजी ट्रॉफी हो रहा था अगेंस्ट मिजोरम के खिलाफ, कहाँ पे हो रहा था? एट जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस जो कि बंगाल में आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? 405 बॉल में 341 रन बना के एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये लिस्ट ए के क्रिकेट गेम के लिए भी एक खेल चुके हैं। तो नाम हम लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा, बिहार के ही हैं, शकीबुल गनी इनका नाम है। नेक्स्ट है हमारा मुंबई टू होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023।
ओलंपिक जो कमेटी सेशन होगा 2023 का, वो कौन होस्ट करेगा? मुंबई होस्ट करेगी। इसकी एक तरह से बोला जाए तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका किया जाएगा पूरा का पूरा। लास्ट सेशन इसकी कमेटी की हेड कौन करेगी? हमारे की तरफ से जो नीता अंबानी जी हैं वो इनका एक तरह से हेड करेंगी।